हेलो एंड नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? बच्चे तो कहाँ से हो, सारे साथियों का क्या हाल है भाई बताओ। अदिति गुड आफ्टरनून, मनोज गुड आफ्टरनून, सूरज गुड आफ्टरनून, साई गुड आफ्टरनून, प्रवीण, अंगद नमस्ते, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं सभी बच्चे? प्रियल, अभिषेक, सुरभि, मयंक गुड आफ्टरनून, प्रदीप गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो फाइनली छुट्टियां ओवर हो गई। एक्चुअली 5 दिन का ऑफ था क्लास का, मैंने तुम्हें बताया तो था कि शायद ऑफ हो जाएगा, इसी वजह से क्लास नहीं हो रही थी। थैंक यू सो मच अदिति, अंगद, अभिषेक। मैं अच्छा हूँ, तुम सभी बताओ कैसे हो? हिमांशु, खुशबू, केसरी, दीपक, सरिता गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। अमित जल्दी से आ जाए। मैं ठीक हूँ, तुम सभी बताओ कैसे हो? लक्ष्मी, प्रतिभा, राहुल, राम राम, गुड आफ्टरनून। मैं अच्छा हूँ। नीतू, गौरव, सोनी, अमित गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हरवेंद्रा गुड आफ्टरनून। आदर्श राधे राधे। अमित मैं ठीक हूँ। सोनाली गुड आफ्टरनून। रिंकू गुड आफ्टरनून। ये तो पहले से ही अभिषेक। नीतीश गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। साक्षी वेलकम वेलकम। ऐश्वर्या गुड आफ्टरनून। नहीं अच्छा, बिल्कुल ठीक है अवंती, ऐसी कोई बात नहीं है। दीप्ति गुड आफ्टरनून। पवन, अर्चना। वीडियो थोड़ा वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा है यार, ये भेजते ही नहीं बोल। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। आहिना गुड आफ्टरनून। उपेंद्रा, मुकेश, जय महाकाल भाई, प्रीति शर्मा, मेघा, सोनू गुड आफ्टरनून। विमल, सोनाली। अभी कुछ भी नहीं है तो आप ये मत पूछेगा कि पढ़ाई कितनी की। ठीक है अदिति, चलो तो आगे चलते हैं। आज लक्ष्मण, नूर सभा, पवन, अमृता मैं ठीक हूँ, तुम सब बताओ कैसे हो? ममता गुड आफ्टरनून। सूरज गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करें। तो हमने कुछ खास अभी क्या बोलते हैं कि स्टैटिक्स में कुछ खास, हाँ, वो आज अपलोड हो जाएगा। एक्चुअली नोट्स इसलिए अपलोड नहीं हुआ था, शायद बहुत ज्यादा वॉइस प्रॉब्लम है। ऐसा है क्या? वॉइस ज्यादा प्रॉब्लम है? वॉइस में ज्यादा दिक्कत है? हेलो, स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। हेलो प्री, गुड आफ्टरनून। थैंक यू अवंती, थैंक यू सो मच। चलो शुरू करें रिंकू। बिल्कुल चलो। तो हमने स्टैटिक्स स्टार्ट कर लिया था। स्टैटिक्स का हमने थोड़ा सा रिजल्टेंट पढ़ा था, ठीक है। स्टैटिक्स का वॉइस इशू होगा। चलो मैं एक बारी खुद के फोन में चेक कर लेता हूं, अगर भर भर की आवाज आ रही है गौरव ऐसा बोल रहा है तो मैं देख लेता हूं। प्रॉब्लम है तो ठीक करेंगे ना, फिर ऐसे कैसे पढ़ेंगे? हाँ थोड़ा सा है। अभी बताओ। बात आ रही है क्या? वैशाली, हाँ बिल्कुल। अमित, हाँ अभी तो आएगी। सोनाली, हेलो 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 हेलो। यार ये माइक भिजवा दें तो क्या हो जाए बताओ। हेलो, अभी ठीक है शायद, है ना? अभी ठीक है।
अभी डन है, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं फिर। हाँ निधि, एक्चुअली वो काफी पुरानी पिक्चर है। चलो शुरू करें। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन कर लिया था और रिजल्टेंट कर लिया था। हमने लास्ट क्लास के अंदर रिजोल्यूशन और रिजल्टेंट कर लिया था। अब मैं शुरू करूंगा। ऑलरेडी हमारे 6 मिनट जा चुके हैं। आज कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट स्टैटिक्स की थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? सिर्फ आज एक टॉपिक छोड़ूंगा मैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। आज हम स्टैटिक्स का सिर्फ एक टॉपिक छोड़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। रेस्ट ऑफ द जितने भी टॉपिक हैं वो आज कवर कर लेंगे हम। और इसके जस्ट बाद फिर हम डायनेमिक्स करेंगे। इसी वीक के अंदर डायनेमिक्स को निपटाएंगे, ठीक है? ताकि हम नेक्स्ट वीक से वेक्टर्स और 3D उठा लेते हैं ना। हाँ, वेक्टर्स और 3D का सिलेबस उठा लेते हैं। पहले ऋतु में यूपीटीजीटी का करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम बाकी जितने भी इधर उधर के टॉपिक हैं वो कर लेंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट अपकमिंग एग्जाम यूपीटीजीटी का ही है, तो पहले उसका सिलेबस करना जरूरी रहेगा, फिर उसके बाद कर लेंगे, ठीक है? तो आज मैं करवाने वाला हूं तुम्हें एक तो लेमीज थ्योरम, ठीक है? ठीक है निधि, आज हम करेंगे लेमीज थ्योरम और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस करेंगे, ठीक है? तो यहां से मैंने प्रीवियस ईयर देखा था कि सबसे जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे वो यही हैं। दो टॉपिक कौन कौन से? एक तो लेमीज थ्योरम और एक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। हाँ, इसके बाद मैं वेक्टर और 3D ले लूंगा, क्योंकि उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर उससे ज्यादा पोर्शन आता है, तो वो कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कर लेंगे अर्चना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना तो सभी है, करना तो सब कुछ ही है, छोड़ना कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के और फिर करना पड़ेगा प्रिपरेशन, ठीक है? आंख बंद करके करेंगे तो ऐसा ना हो पेपर हो जाए पहले और सिलेबस हुआ ना हो, तो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज डिस्कस करूंगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम फोर्सेस का होता क्या है? इक्विलिब्रियम जो है वो फोर्सेस का होता क्या है, पहले तो ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है? हाँ, एक लेमीज थ्योरम आज ही कर लेंगे हम। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इक्विलिब्रियम होता क्या है। मैंने तुम्हें बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट पे मोर देन वन फोर्स एक्ट कर रहे हो अलग अलग डायरेक्शन में, मैंने कहा था कि जब एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि क्या उन सारे फोर्सेस की कोई ओवरऑल रिजल्टेंट बनी। रिजल्टेंट बनने का मतलब कि क्या उन सारे फोर्सेस का बॉडी पे कोई असर हुआ। भाई ऑब्जेक्ट मूव किया, उसकी शेप चेंज हुई, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ा तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है। और अगर कोई भी असर नहीं पड़ा, सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो हम कह देते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारा वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में। तो पहले हम क्या बोलेंगे? एक पॉइंट की बात करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। मैंने कह दिया कि मान लो यहां पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं? मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। किधर किधर से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? माना ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, ये F4 फोर्स है, ये F5 फोर्स है। माना ये बहुत सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तनु, पहली ही स्लाइड है। और वो ये कहता है कि अगर सारे के सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं, सबसे पहली बात, बहुत सारी लाइंस अगर एक पॉइंट पे कट करती थी तो उनको हम क्या बोलते थे? अगर मान लो 3 लाइन 4 लाइन एक ही पॉइंट पे कट करती थी तो उनको हम क्या बोलते थे? उनको हम बोलते थे कि वो लाइंस क्या है? कनकरेंट हैं। जब मोर देन वन लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करती है, जब मोर देन वन लाइंस एक ही पॉइंट पे क्या करती हैं? कट कर देती हैं, तो उन लाइंस को हम बोल देते हैं कि कनकरेंट लाइंस है, ठीक है? ये इनको क्या बोल देते हैं? कनकरेंट लाइंस। तो सिमिलरली अगर एक पॉइंट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यहां पे मैं बॉडी नहीं ले रहा हूं, यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, तो जब एक पॉइंट पे मोर देन वन फोर्सेस एक्ट करते हैं तो हम उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। तो
तो ये जो F1 F2 F3 F4 F5 फोर्सेस हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस क्या हैं? कंकरेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि देखो, मैं कह रहा हूं कि ए नंबर ऑफ, या फिर प्रॉपर लिखते हैं द नेसेसरी एंड the necessary and sufficient condition for a number of concurrent forces to be in equilibrium is that their resultant is 0. To be is that their resultant in is 0. सकेंद्रीय। ठीक है, आदर्श ने हिंदी बताई है। कंकरेंट की हिंदी क्या होती है? सकेंद्रीय। जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उनको बता दूं, कंकरेंट की हिंदी क्या होती है? सकेंद्रीय। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मतलब जो दोनों तरफ से एक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? जो दोनों तरफ से एक्ट करती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर एक कंकरेंट फोर्सेस हैं, एक नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 बनेगा। अगर वो इक्विलिब्रियम में हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 बनेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है फोर्सेस तो जो उनका रिजल्टेंट है वो 0 बनेगा। ठीक है, और वो कहता है कि उल्टी बात भी सेटिस्फाई होगी। अगर रिजल्टेंट 0 है तो फिर वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में भी होंगे। कुल मिला के बात इतनी है, ये सारी जो लाइन लिखी है। तो वो कह रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, स्वीटिया बेटा, मैंने क्या है कि वो जो तुम्हारा सिलेबस वाला सेक्शन है उसके अंदर मैंने अपलोड करवाई हुई है एक बुक घटना चक्र की, वो ले लो यार। मैं वो ऑर्डर करनी भूल गया, नई वाला ऑर्डर करना भूल गया। मैं वो आज ऑर्डर करता हूं तुम्हारी क्लास के जस्ट बाद। तो कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं? लक्ष्मी दोबारा से पूछ रही है। जो एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हैं, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलते हैं? क्या भाई ये क्या है? सारे के सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। ये सारे के सारे फोर्सेस किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो ये छोटी सी बात थी जो इक्विलिब्रियम के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब इस इक्विलिब्रियम की बात के बाद हम लेमीज थ्योरम डिस्कस करते हैं कि लेमीज थ्योरम क्या कहती है। लेमीज थ्योरम इसी से मिलती जुलती है। देखो क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा हर दूसरा क्वेश्चन इसी का था, काफी इजी भी है। हर क्वेश्चन क्या है? बेसिकली इसी, हर दूसरा क्वेश्चन इसी से है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, लेमीज थ्योरम क्या है? लेमीज थ्योरम कह रही है कि इफ थ्री फोर्सेस acting on a point, if three forces acting on a point are in equilibrium, गुड आफ्टरनून सभी को भाई, गरिमा जो भी आ रहे हैं। if three forces acting on a point are in equilibrium, तो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट के ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो तीनों के तीनों किसके अंदर हैं? इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, तो कहता है कि ईच force is proportional to the sine of angle between other two.
तो ये कह रहा है वो लेमिस थ्योरम के अंदर क्या कह रहा है कि अगर एक पॉइंट के ऊपर वो कह रहा है कि हाँ प्रीवियस ईयर काफी है, एक नहीं काफी है। कह रहा है कि अगर एक पॉइंट के ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो तीनों के तीनों फोर्सेस गिवन है कि तुम्हें किसके अंदर गिवन है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। मानो ये पी फोर्स है, ये माना तुम्हारा क्यू फोर्स है, ये माना तुम्हारा आर फोर्स है। एक पॉइंट के ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि ये तीनों के तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनका ओवरऑल रिजल्टेंट कुछ है नहीं, ये इस पॉइंट पे कोई खास फर्क डाल नहीं रहे हैं, इनका रिजल्टेंट आएगा जीरो ही। तो कह रहा है कि अगर मान लो Q और P के बीच में एंगल बना अल्फा डिग्री, Q और P के बीच में बना मान लो अल्फा डिग्री, P और R के बीच में बना मान लो बीटा डिग्री, और या फिर मान लो वैसे मान लेते हैं, ठीक है, ताकि वो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। मान लो मैंने P और R के बीच में मान लिया अल्फा, R और P के बीच में मान लिया बीटा, वह कोई कैसे मान लो पर वो दिखने में थोड़ा ठीक लगेगा, और Q और P के बीच में मान लिया मैंने गामा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कहता है कि जो P फोर्स है ना, जो P फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। जो बाकी के दोनों है ना, उन दोनों के बीच का एंगल देखो तो P फोर्स जो है वो बाकी दोनों जो है, जो बाकी दोनों है उन दोनों के बीच में फोर्स कितना बना, मतलब P को छोड़ दो, P को छोड़ देंगे कि Q और R के बीच में एंगल कितना बन रहा है अल्फा, तो इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा, साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं Q की बात करूं तो वो प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा किसके, वो Q प्रोपोर्शनल होगा जो R और P के बीच में जो एंगल बन रहा है बीटा, उसके साइन के, मतलब साइन बीटा के। और जो R होगा, जो R होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q और P के बीच में जो एंगल है ना उसके, उसका साइन लेंगे तो साइन गामा के, साइन गामा के। अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तीनों से तो ये बन जाएगा K टाइम्स साइन अल्फा, K टाइम्स साइन बीटा, और मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल आ जाता है पी क्यू, और R आ जाएगा तुम्हारा K साइन गामा, है ना। अगर तीनों के अंदर से, अगर तीनों के अंदर से K की वैल्यू निकाल लूं, अगर तीनों के अंदर से मैं K की वैल्यू निकाल लूं तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू में R अपॉन साइन गामा, ये आ जाएगा। ये कहती है तुम्हारी लेमीज थ्योरम। इन तीनों का जो रेशियो होगा वो कोई कांस्टेंट K आएगा, जो इन तीनों का रेशियो आएगा वो तुम्हारा कोई कांस्टेंट K बनेगा। तो ये तुम्हारी लेमीज थ्योरम है, बड़ी सिंपल सी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी सिंपल सी है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए सुरभि घटना चक्र ले लो, कोई बात नहीं गरिमा, बोलो समझ आई कि नहीं आई बात, समझ में आई या नहीं आई बात। अच्छा, इसका जो कन्वर्स होता है लेमीज थ्योरम का वो भी ट्रू होता है, उसकी हमें कोई खास जरूरत है नहीं। जो इस लेमीज थ्योरम का कन्वर्स है, उल्टे वाला पार्ट है, अगर वो ऐसा दे दे कि हर एक जो फोर्स है वो साइन ऑफ एंगल के प्रोपोर्शन है बिटवीन द अदर टू, तो हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब इसका जो कन्वर्स पार्ट है इस थ्योरम का वो भी ट्रू होता है, हालांकि उसकी हमें कोई खास जरूरत पड़ती है नहीं। मैं एक छोटे से पॉइंट में लिख देता हूं, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, वो कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। लेमीज थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होता है। चलो मैं अब इसमें एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, देखो तुम्हें काफी आसान आसान से, तुम्हारी इससे ही करवा लेता हूं, लाओ प्रीवियस ईयर से, ठीक है, प्रीवियस ईयर से ही करते हैं, कुछ काम तो कम होगा हमारा, कुछ काम कम होगा, प्रीवियस ईयर से ही करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो आज मैं नया एडिशन पक्का से पक्का ऑर्डर करूंगा 100%। देखो देखो क्या कह रहा है, ये आया हुआ है तुम्हारा टीजीटी में 2011 में आया हुआ है। बोल रहा है कि थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट इन ए प्लेन, लिख लेना ये लाइन, द एंगल बिटवीन P एंड Q, Q एंड R
are respectively 150 degree and 120 degree. Then for equilibrium, forces PQR are in the रेशो पूछ रहा है PQR का क्या रेशो होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बता दो, शाबाश। 1:2:3। बी ऑप्शन दिया हुआ है 1:2:√3। सी ऑप्शन दिया हुआ है हमें 3:2:1। और जो फोर्थ है डी है वो दिया हुआ है तुम्हें √3:2:1। बताओ। ठीक है, मैं भी आज नया ले लूंगा। थ्योरम के प्रूफ भी हैं। हाँ, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है तनु, हमें प्रूफ का क्या करना है। कन्वर्स का स्टेटमेंट आया था एग्जाम में। अच्छा, मैं छुट्टी नहीं करता संजीव, छुट्टी थी भाई, मैं क्यों छुट्टी करूंगा। 11 से 15 तक ऑफ था। ऐप खोल के देखी होगी, उसमें नोटिफिकेशन भी आई होगी। हाँ अनु, एक्चुअली जो ये घटना चक्र है इसके अंदर बेसिकली यूपी के ही दिए हुए हैं। यूपी के भी हैं, कुछ और भी हैं। बेसिकली मेजोरिटी यूपी के ही क्वेश्चन है। डी ऑप्शन बोल रहा है अमित। तो देखो क्या कह रहा है कि एंगल एक पॉइंट है, उसके ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, पी, क्यू और आर। 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो P और Q के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? 150 डिग्री। इनके बीच में 150 डिग्री दिया हुआ है। Q और R के बीच में एंगल दिया हुआ है तुम्हें 120 डिग्री। तो ये हो गया 270। और इन दोनों के बीच में फिर ऑटोमेटिकली कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। इन दोनों के बीच में कितना बन गया? 90 डिग्री। तो पूछ रहा है इनका रेशियो क्या होगा। तो लेमिस थ्योरम लगा देते हैं। लेमिस थ्योरम लगाएंगे तो P के अपॉन में साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू आ जाएगा। तो बाकी दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 120 डिग्री। यूथ तो बड़ी बेकार बुक है, यूथ मत लेना भाई, बहुत भयानक गलतियां है। Q अपॉन में साइन 90 आ जाएगा और R अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 150 डिग्री। ठीक है, इन सब की वैल्यूज निकाल के रख दो। तो P अपॉन में साइन 60 कितना होगा? साइन 60 हो जाएगा तुम्हारा √3/2। ठीक है, साइन 60 हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 30 मतलब 1/2। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो P अपॉन √3, Q अपॉन 2, R अपॉन 2, नहीं R अपॉन 1, R अपॉन 1। तो रेशियो कितना आ गया? √3:2:1 का, √3:2:1 का ये रेशियो आ गया। साइन 150 होगा क्या? अरे नहीं भाई, साइन 150 क्यों होगा? हाँ साइन 1, अच्छा यहाँ खाली 150 लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, साइन 150। ठीक है, वैल्यू सही निकालिए। तो √3:2:1। ठीक है, चलो, तो डी ऑप्शन आ गया। नेहा कह रही है सर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो एरो अंदर की तरफ लगाएं ना, और ये साइन में साथ एंगल लेना भी समझ नहीं आ रहा। साइन का एंगल लेना है बस नेहा। अब ये जो एरो है ये अंदर लगाओ बाहर लगाओ, इससे चिंता नहीं करनी तुम्हें। अरे भाई अगर देखो एरो अंदर बाहर का कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो अंदर बाहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैंने एरो यू लगाया है तो ये वाला फोर्स इधर से ही तो आया होगा, है ना। तो चाहे इसको यहां रिप्रेजेंट करने की बजाय मैं यहां से ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये एरो अंदर आ गया और ये एरो बाहर चला गया, तो फोर्स तो वही एक्ट कर रहा है। पॉइंट यहां पे है तो फोर्स यहां से आके ऐसे ही तो एक्ट कर रहा है, तो वो कैसे भी रख दो। अब देखो मैंने क्या किया, P जो फोर्स है, जो P फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। तो बाकी दोनों कौन से हैं? Q और R। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। तो P अपॉन में साइन 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और Q इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अदर टू। ठीक है,
तो ये 90 डिग्री। ये एंगल कैसे आया 90? क्योंकि भाई देखो, अरे यार तुम छोटी सी बात पे कंफ्यूज हो गए बहुत सारे बच्चे, कुछ भी तो नहीं है। देखो एक पॉइंट लिया, अब उसके ऊपर 3 फोर्स कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, जो तुम्हारा मन करे कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो। माना ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है और ये R फोर्स है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, P और Q के बीच में कितना एंगल बोल रहा है? P और Q के बीच में बोल रहा है 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री है, ठीक है। और Q और R के बीच में कितना है? 120 डिग्री। अरे भाई तो ये तो बेसिक सा 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता रहता है कि पूरा एंगल कितना बनता है, पूरा एंगल बनता है तुम्हारा 360 डिग्री। तो ये 150, 120, 270 तो ये हो गया, और ये कितना आ गया तुम्हारा 90 डिग्री आ गया। अब लेमीज थ्योरम क्या कहती है, जो फोर्स है वो बाकी दोनों फोर्स के एंगल, उनके बीच में जितना एंगल उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। तो P को छोड़ दो, Q और R के बीच में एंगल देखो कितना 120 डिग्री, तो P अपॉन साइन 120 डिग्री। यहां पे भी तो ऐसे ही लिखा था, जो P था वो Q और R के बीच में जो एंगल था उसके प्रोपोर्शनल था, साइन अल्फा के। तो P अपॉन साइन अल्फा है, ठीक है, P अपॉन साइन अल्फा है। आई बात समझ में? सिमिलरली तो P अपॉन साइन 120, Q अपॉन में जो बाकी दोनों एंगल है वो 90 हो गए, साइन 90, और जो R है वो साइन 150। ये कौन पूछ रही है? दीपा पूछ रही है साइन 150 1/2 कैसे आया? अरे भाई ये तो मत पूछो मेरे से, ऐसे तो डरा दोगे तुम। साइन 150 क्या होता है? साइन 180 माइनस 30 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। इस तरह 1/2 आया, ठीक है। ये मत पूछो भाई, ये मत पूछो, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात? बोलो, आसान सा क्वेश्चन था, इतना एक्सप्लेनेशन मांग लिया, बताओ इस क्वेश्चन का तुमने, ये तो उम्मीद नहीं थी तुमसे, इतने से क्वेश्चन का ऐसा एक्सप्लेनेशन मांग लिया, बताओ, ये तो गलत बात है। और देखें, काफी क्वेश्चन देखे मैंने। शुरू में ही थे क्या? लास्ट में नहीं है? स्टेटमेंट दी हुई है, यहां भी स्टेटमेंट दी हुई है। चलो मैं खुद से करवा देता हूं 1-2 सवाल। वाह, देखो ये बढ़िया सवाल है, देखो क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है ए वेट ऑफ 100 kg is suspended, a weight of 100 kg is suspended by 2 ropes which are tied to the weight, and are inclined at 45 degree and 30 degree respectively. To the vertical, रिस्पेक्टिवली की तो कोई खास जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस कोई जरूरत नहीं है। टू द वर्टिकल, किसी को कोई भी एंगल ले सकते हो, ठीक है। फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग, फाइंड द tensions
इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन्स आएंगी ये बताओ, बताओ। चलो शाबाश, ये देखते हैं। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, अच्छा लग रहा पढ़ने में, थैंक यू रवि, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 अमित कह रहा है मेरे पास दूसरी बुक हो सकती है अमित, 471 पेज पे 4th क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, 471 पेज पे नहीं, दूसरा है। नहीं नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं है प्रीति, जिसके पास यूथ है वो ले लेना, ठीक है। ठीक है संदीप, थैंक यू। जिसने यूथ ले ली वो मत लो, दोबारा से पैसे खराब मत करो। ये पीडीएफ से देख लो, जो मैंने सिलेबस में पीडीएफ अपलोड करवाई हुई है वो देख लो। वैसे तो तुम्हें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन यूथ में है, ठीक है, वहां पे बस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, तो दोबारा से पैसा मत खराब करो, वो उनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा से लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूथ वाली घटना वाली जिसने ले ली यूथ की वो रखो, उससे ही कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो सिलेबस में से, वहां से देख लो, ठीक है। इतनी भी बुरी नहीं है, पर यूं है इसके कंपैरिजन में तो थोड़ी सी खराब है। बाकी लेने की कोई जरूरत नहीं है दूसरी बुक, जिसके पास यूथ है चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इन सब पे विश्वास करता भी नहीं हूँ, सवाल दिखने हैं बस, सवाल मिल जाए कहीं से, क्वेश्चंस मिल जाए, आगे का काम तो खुद का है। फिर देखो तो क्या कह रहा है, इसके ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वेट ऑफ 100 kg सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स। देखो ये माना वर्टिकल है, एक वर्टिकल बना लो, वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो वाला वर्टिकल, माना ये वर्टिकल है तुम्हारा, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग तो माना ऐसी है, एक रस्सी जो है वो तो ऐसे जा रही है, मान लो ये एक रस्सी है, ठीक है, और ये तुम्हारी माना दूसरी रस्सी है, ठीक है। इन दोनों रस्सी से एक वेट लटका हुआ है यहां पे ऐसे, इन दोनों रस्सी से एक वेट लटका हुआ है, कितना, एक वेट लटकाया हुआ है हमने यहां पे, कितना, 100 kg वेट, 100 किलो वजन लटकाया हुआ है, ठीक है। और ये जो रस्सियां हैं, एक रस्सी तो बना रही है 30 डिग्री एंगल, और एक रस्सी बना रही है तुम्हारा कितना एंगल, 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, कुछ ऐसे है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों रस्सियों में टेंशन कितनी लगेगी। अब इसके अंदर टेंशन कुछ ऐसी जाएगी T1, और इसके अंदर टेंशन कुछ ऐसी जाएगी T2, इसके अंदर कुछ ऐसी टेंशन जाएगी T2। तो पूछ रहा है कि इन दोनों रस्सियों में टेंशन कितनी लगेगी, ये पूछ रहा है। दोनों में सेम क्वेश्चन है, यूथ में और घटना चक्र में सेम से सवाल है, ठीक है। दोनों के अंदर सेम से क्वेश्चन है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, अब करने की कोशिश करो, शाबाश। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये वाला एंगल निकालो, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ, ये वाला एंगल इतना, ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला 180 डिग्री है पूरा का पूरा, ये वाला पूरा 180 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 150 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला एंगल आ जाएगा 135 डिग्री, ये वाला एंगल आ जाएगा 135 डिग्री। दोनों स्ट्रिंग्स में अलग अलग टेंशन आएगा, बिल्कुल अलग अलग ही आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल्स पे, अब यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगाने की कोशिश करो। अब यहाँ लेमिस थ्योरम लगाते हैं, तो पहले वेट ले लो 100 kg। 100 kg वेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, तो 100 kg को छोड़ दो, और जो बचे हुए एंगल हैं वो वाले देखो, बचे हुए एंगल, तो T1 और T2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 75 डिग्री। T1 और T2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल टू में T1 आ जाएगा, जो T1 टेंशन है, जो तुम्हारी T1 टेंशन है, ये एक फोर्स है, इसको छोड़ दो, और जो बचा हुआ एंगल है
T2 और 100 kg वेट के बीच में वो कितना हो जाएगा, साइन 135 डिग्री, वो हो जाएगा साइन 135 डिग्री। और जो T2 है, जो T2 है, T2 को छोड़ दो, मैंने क्या लिख दिया, जो T2 है, T2 को छोड़ दो, T1 को छोड़ा तो आ गया, T2 को छोड़ देंगे तो T1 और 100 kg के बीच में कितना वेट है, 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे T1 और T2 की वैल्यू पूछी है, तो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और फिर पहले और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। तो T1 कितना आएगा तुम्हारा, T1 आ जाएगा, थोड़ा सा अजीबोगरीब आंसर आएगा क्योंकि एंगल्स इसने अजीब एंगल्स दिए हुए हैं, साइन 135 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री, ये तो T1 टेंशन आएगी। और पहले और तीसरे को कंपेयर करोगे, पहले और तीसरे को कंपेयर करोगे तो T2 आ जाएगा कितना, 100 इंटू में साइन 150 डिग्री अपॉन में साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं अलग से, साइन 75 की अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको लिख लेंगे 45 प्लस 30 साइन 75, ये आगे मैं सोल्व नहीं करूंगा, तुम कर लेना खुद। साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, इसको लिख लेंगे हम साइन 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, यहां से निकाल लेना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाल के इसकी यहां से आ जाएगी तुम्हारी साइन 150 डिग्री, तो पता है तुम्हें 1/2 होगा। और ये देख लेना साइन 135 डिग्री को क्या लिख लोगे, 90 प्लस 45 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी सीधा। ठीक है, mg होगा, मतलब mg मतलब, तो एक आंसर तो आएगा तुम्हारा, मैं आंसर बता देता हूं, एक तो आएगा 100√2 अपॉन में √3 + 1, एक टेंशन तो इतनी आएगी, और दूसरी टेंशन आएगी तुम्हारी 200 अपॉन में √3 + 1, दूसरी टेंशन इतनी आएगी। ठीक है, तो ये टेंशन आएंगी। और करवाऊं एक क्वेश्चन लेबनिज थ्योरम का, एक लेबनिज थ्योरम का और करवा देते हैं, चलो एक लेबनिज थ्योरम का और कर देते हैं। बिल्कुल अभिषेक यही आ रहे हैं, वेरी गुड, नमस्ते नीलम, प्रमीला गुड आफ्टरनून, एक और कर लो चलो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, बस कंसेप्ट समझ लो क्योंकि क्वेश्चन तो अलग ही आएगा, आर एट राइट एंगल्स, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट राइट एंगल्स एंड आर बैलेंस्ड बाई, एक पिक्चर बन जाएगी तो बेटर रहेगा, बाई ए थर्ड फोर्स। अगर एक तुमने फोटो बना ली सवाल की तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और बैलेंस्ड बाई थर्ड फोर्स मेकिंग एन एंगल 150 डिग्री with one of them, the greater of 2 is 3 kg, the greater of 2, दोनों में से जो बड़े वाला फोर्स है, the greater of 2 is 3 kg weight। ठीक है, what are the values of other two, what are the values of other two, बाकी दोनों की कितनी वैल्यूज आएगी ये बताओ, what are the values of other two। हाँ बिल्कुल कर देंगे, तनु देख लो, तनु लास्ट स्लाइड, गुड आफ्टरनून अनुज। बस अब तुम्हारा सिलेबस जल्दी जल्दी हो जाएगा, देखो स्टैटिक्स कल पूरा हो जाएगा, स्टैटिक्स का तीसरा चौथा लेक्चर है, बस वो कैलकुलस जो था ना वो ही टाइम कंज्यूमिंग था, अब तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा मैं जल्दी करवा रहा हूं, पर ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाएगा क्योंकि और छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, वहां पे हर एक टॉपिक एक बड़ा काम कर रहा था, इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज थी, डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज थी, जैसे तैसे वो हो गया। चलो ये बताओ,
हाँ हाँ वो सब करवा देंगे दीपा, प्रीति चिंता मत करो। प्रीति कह रही है प्रैक्टिस के लिए बुक, अगर यूपी के लिए तैयारी कर रही हो तो घटना चक्र ले लो प्रीति, अगर यूपी वाले के लिए तैयारी कर रही हो तो। सिद्धार्थ जल्दी करवाएंगे सिलेबस, बस अब तो हो जाएगा, चिंता मत करो, बस चलने दो काम को, तुम हो जाएगा। कह रहा है कि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और वो दोनों के दोनों फोर्सेस कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अब ये कंफ्यूज मत हो कि मैं कैसे बनाऊं फोर्स को, मैं फोर्स को ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, एक ही बात है, चाहे ऐसे बना लो या ऐसे बना लो या बाहर की तरफ लिख लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो फोर्सेस हैं जो राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं एंड आर बैलेंस्ड बाय थर्ड फोर्स, एक तीसरा फोर्स है जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो एक फोर्स कोई ऐसे जा रहा होगा जो इनका रिजल्ट खत्म करेगा, तो इनको बैलेंस करने वाला फोर्स कुछ ऐसे बना दिया मैंने जो इनको खत्म कर रहा है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 150 डिग्री विद वन ऑफ देम, तो बोल रहा है जो ये तीसरा फोर्स है ये क्या कर रहा है, इनको बैलेंस कर रहा है, और एक किसी भी एक के साथ कितना एंगल बना रहा है, 150 डिग्री। तो जहां पे तुम्हारा मन करे उसके साथ ले लो 150, या तो इसके साथ या उसके साथ। मान लो इसके साथ मैंने 150 डिग्री ले लिया, ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 120 डिग्री। अब कह रहा है कि इनमें से जो ज्यादा वाला फोर्स है वो 3 kg का है, तो माना मैंने ये फोर्स बोल दिया 3 kg का, इसको F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, तो कह रहा है F1 F2 की वैल्यू निकालो। बिल्कुल, ये जो 3√2 और ना 2√3 और √3 वाले सही हैं, अभिषेक का सही है एकदम, बाकियों का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 6 वे क्यों आ रहा है, पता नहीं 6 क्यों आ रहा है, साक्षी का भी सही आ रहा है। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लेमीज थ्योरम लगाएंगे। तो 3 kg वेट के लिए जो साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू बनेगा वो कितना बनेगा, साइन 120 डिग्री बनेगा, इज इक्वल टू 3 अपॉन में साइन 120 डिग्री, F1 के अपॉन में साइन ऑफ अदर टू। तो F1 को छोड़ देंगे तो F2 और 3 के बीच में कितना है, 150 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 150 डिग्री। और F2 के लिए अगर देखेंगे तो उसको छोड़ देंगे तो साइन 90 बनेगा, ठीक है। रेशियो नहीं बताना भाई, रेशियो नहीं बताना, ठीक है। ये वाला फ्रैक्शन हमें पता है तो इससे कंपेयर कर लेंगे। साइन 120 कितना होता है, √3/2, साइन 150 कितना होता है, 1/2, और साइन 90 कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहां से पहले दोनों फैक्टर्स को कंपेयर कर लो, फर्स्ट दोनों को, तो ये तो कट भी जाएगा, वैसे ये तो √3 पे कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहां चला जाएगा, तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। तो √3 अपॉन में 1/2 को मैं इक्वल रख दूंगा F1 अपॉन में 1/2 के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से F1 की वैल्यू आ जाएगी √3। अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रख दो, इन तीनों को, तो जब इन तीनों को इक्वल रखेंगे तो √3 अपॉन में 1/2 जो है वो इक्वल आ जाएगा F2 के, तो F2 आ जाएगा तुम्हारा 2√3। तो ये दो फोर्सेस आ गए, ठीक है। अब मेरे को उम्मीद है कि तुम इस चीज को कर लोगे, कर लेंगे, बोलो लेमीज थ्योरम का क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। बिल्कुल मानसी अभी तक उसमें ही लगी हुई है, साइन 75 डिग्री में। चलें आगे, ऑलरेडी 45 मिनट्स लग गए। अब मैं चलता हूं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में हम शुरुआत कहां से करते हैं, एक आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। एक्चुअली में ये एक छोटा सा पार्ट ही है, हमें ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस से पढ़ना चाहिए वैसे तो, पर पहले वो एक पर्टिकुलर केस पढ़ा देता है, फिर उसके बाद वो जनरल केस का डिस्कशन करता है, ठीक है। हाँ, किसी को भी 3 ले सकते हो सोनी, चाहे से इसको ले लो चाहे से इसको ले लो, लेना इन दोनों में से ही है। जो शुरू वाले 2 फोर्स थे ना, जो शुरू वाले 2 फोर्स थे उनमें से ही किसी को 3 लेना है, ठीक है। इसको 3 मत ले लेना जिसने बैलेंस किया है, बैलेंस करने वाले को 3 नहीं लेना, ठीक है। चलो, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होगा, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एकदम सीधी सी बात कहता है
कहता है मान लो एक पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देता हूं, सीधी सीधी लाइन खींच के। मान लो एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स मान लो ये है, और एक फोर्स मान लो ये है। कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, माना एक ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। माना एक फोर्स तो ये एक्ट कर रहा है, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है, और एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है अगर इन तीनों फोर्सेस को तुम एक ट्रायंगल की साइड से क्या कर दो, डिनोट कर पाओ, तुम इन तीनों के तीनों फोर्सेस को ट्रायंगल्स की साइड से क्या कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ। जैसे कि देखो ये फोर्स ऐसे जा रहा है, तो मैंने ट्रायंगल की एक साइड ऐसी बना दी, पी फोर्स वाली। आई बात समझ में? तो ये जो पी वाला फोर्स था, या फिर पी हटाओ, जो पी वाला फोर्स था वो ए बी साइड से रिप्रेजेंट हो गया। जो तुम्हारा पी फोर्स था वो ट्रायंगल की ए बी साइड से रिप्रेजेंट हो गया। फिर पी के बाद जो क्यू फोर्स है वो ऐसे जा रहा है, तो यहां से मान लो मैंने ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि क्यू फोर्स तुम्हारा ऐसे जा रहा है, तो जो क्यू फोर्स था उसको मैंने बीसी साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और जो आर फोर्स जा रहा है उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, सी ए साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सी ए साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वो कह रहा है अगर तुम ऐसा कर पाए कि एक पॉइंट के ऊपर अगर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो तीनों के तीनों फोर्सेस ट्रायंगल की तीनों साइड से रिप्रेजेंट हो गए, अगर वो तीनों के तीनों फोर्सेस ट्रायंगल की तीनों के तीनों साइड से रिप्रेजेंट हो गए और वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सेम ऑर्डर में होने का मतलब पूरी एक साइकिल बननी चाहिए, पूरी एक साइकिल बननी चाहिए ऐसी वाली। अगर ऐसी साइकिल बना पा रहे हो और इन फोर्सेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो वो कहता है कि ये तीनों के तीनों फोर्सेस किसके अंदर मिलेंगे, ये तीनों के तीनों फोर्सेस तुम्हें मिलेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर। ये तीनों के तीनों फोर्सेस तुम्हें किसके अंदर मिलेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर मिलेंगे। आई कि नहीं आई ये बात समझ में, बोलो। तीनों के तीनों जो फोर्सेस होंगे वो किसके अंदर मिलेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इसकी स्टेटमेंट क्या लिखता है, देखो कह रहा है कि इफ three forces are acting on a point, if three forces are acting on a point, if three forces acting on a point are represented by sides of triangle taken in order, ऑर्डर में होने जरूरी है। ठीक है, तीनों के तीनों किसके अंदर होने जरूरी है, ऑर्डर के अंदर होने जरूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं कि द फोर्सेस जो हैं आर इन इक्विलिब्रियम। तो फोर्सेस किस में हो जाएंगे, इन इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। तो वो फोर्सेस किसके अंदर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अब देखो जो P फोर्स था वो ए बी साइड से रिप्रेजेंट हो रखा है, जो P फोर्स था वो ए बी साइड से रिप्रेजेंट हो रखा है। इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, जो P फोर्स है वो ए बी साइड से रिप्रेजेंट हो रखा है। तो जो फोर्स है ना, जो फोर्स है और वो जिस साइड से रिप्रेजेंट हुआ है, तो P जो है, हाँ सैटरडे को क्लास ले लूंगा मैं बिल्कुल, अगर हो पाई तनु तो बिल्कुल ले लेंगे। तो जो P फोर्स है वो ए बी साइड से रिप्रेजेंट हो रखा है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से फर्क नहीं पड़ता, साइकिल में होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अगर ऐसे घूम के भी रिप्रेजेंट हो रहा है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है विकास। तो जो P फोर्स है वो ए बी साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जो P फोर्स है ना वो ए बी साइड के प्रोपोर्शनल होगा। जो तुम्हारा Q फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सी ए साइड के प्रोपोर्शनल होगा। और जो तुम्हारा कौन सा फोर्स है, कौन सा रह गया, नहीं Q गलत रिप्रेजेंट कर दिया, Q सी ए से नहीं होगा, Q होगा बी सी से। जो Q फोर्स ऐसे जा रहा है वो BC से रिप्रेजेंट होगा, और जो तुम्हारा R फोर्स है वो रिप्रेजेंट होगा तुम्हारा CA से। जो R फोर्स है वो तुम्हारा किससे होगा, CA से। तो ये तुम्हारा क्या कहता है, ये तुम्हारा बन जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। समझ आ रही है बात? ये तुम्हारा क्या बन जाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस बन जाता है।
देखो जैसे कि इस पे क्वेश्चन कैसा आया हुआ है मैं ये दिखाता हूं तुम्हें। मैंने इस पे शुरू में ये क्वेश्चन देखा था, देखो देखो क्या कह रहा है। Q अपॉन BC लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, हाँ Q अपॉन BC, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो किस तरह से पूछ सकता है इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही देख लो बस। कह रहा है थ्री फोर्सेस, कह रहा है थ्री फोर्सेस P Q एंड R, थ्री फोर्सेस P Q एंड R act along sides BC, CA and AB of a triangle ABC taken in order. Taken in order. If their resultant passes through the centroid of the triangle, centroid of ABC, तो देन पूछ रहा है क्या होगा। पहला ए में पूछ रहा है कि P बाई A, Q बाई B, R बाई C जो है वो 0 होगा। दूसरे में पूछ रहा है कि R बाई C इज इक्वल टू P बाई A प्लस का Q बाई B होगा। सी ऑप्शन में कह रहा है कि P बाई A इज इक्वल टू Q बाई B इज इक्वल टू R बाई C होगा। और डी में कह रहा है कि नन, कोई भी नहीं होगा। तो बताओ ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि तीन फोर्सेस हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो जो पी फोर्स है, पी फोर्स रिप्रेजेंट होता है बीसी साइड से, ऐसा ही लिखा हुआ है। जो पी फोर्स है वो रिप्रेजेंट होता है तुम्हारा बीसी साइड से। तो ये पी फोर्स है तो ये मान लिया मैंने बीसी। जो क्यू फोर्स है वो रिप्रेजेंट होता है तुम्हारा सी ए से। और जो आर फोर्स है वो तुम्हारा एक्ट होता है ए बी से। ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा फिर बताओ। तो पूछ रहा है कि फिर क्या होगा। तो अगर मैं P इज टू क्यू इज टू आर का रेशियो निकालूंगा, P इज टू क्यू इज टू आर का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो भाई तो P अपॉन में तो BC आना, अच्छा ठीक है। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, P अपॉन BC आना चाहिए, Q अपॉन में CA आना चाहिए और R अपॉन में AB आना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमने जो ये ABC है ना, ट्रायंगल्स की साइड्स को ABC से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता होगा। ट्रायंगल्स की साइड को ABC से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो A एंगल होता है ना, जो A एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल a से। ट्रिग्नोमेट्री में सीखी होगी तो बेसिक सी बात है। जो B एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल b से। जो C एंगल है उसके सामने वाली साइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल c से। तो यहाँ पे BC CA AB को हम क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं A, तो हो जाएगा P बाई A, Q बाई B और R बाई C।
ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सही। क्लियर हो गई बात? और तो रिजल्टेंट पे ही है क्वेश्चन, बाकी डायनेमिक्स के हैं, बाकी किसके हैं, डायनेमिक्स के हैं। ठीक है, चलो अब इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो करो, इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो देख लो क्या कहता है। सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है, तुम्हारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस होता है। ठीक है, सर बट बुक में तो ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन कैसे दे दिया, सी दिया हुआ है सर, 1 है। रुक जाओ भाई, मेरी में तो सी दिया हुआ है, मेरी बुक में तो सी ही दिया हुआ है। बुक में ए दिया हुआ है। इफ द रिजल्टेंट पासिस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड तो वो होता है जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। वैसे तो बात तो ठीक है, मेरी बुक में वैसे सी दिया हुआ है, तो मैंने तो वहीं से ही मोटिवेशन लेके मार दिया। तो जीरो होने का क्या मतलब है, जीरो होने का क्या मतलब है, जीरो होने का क्या मतलब है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, सी ऑप्शन में इज इक्वल टू 0 भी है। मीडियन तो ड्रॉ कर लेंगे, मेरी बात नहीं समझे तुम, मेरी बात नहीं समझे। हमारा ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, अगर 3 फोर्स हैं, अगर वो तीनों साइड्स की, देखो हमारा जो वो कह रहा है कि 3 फोर्स हैं, अगर वो तीनों के तीनों फोर्सेस किस में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, अगर तीनों के तीनों फोर्सेस ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट किए हुए हैं तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये कह रहा है कि तीन फोर्सेस लो और वो तीनों साइड से रिप्रेजेंट करो तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। समझ रहे हो? अब रिजल्टेंट अगर मीडियन से पास कर रहा है तो कर रहा होगा, मुझे क्या मतलब है, हो सकता है रिजल्टेंट 0 हो। समझ रहे हो बात को? मेरी वाली बुक के अंदर तो भाई साहब ये 460 पेज पे और 12वां क्वेश्चन है, 460 पेज पे 12th क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो? ये कहीं मोमेंट से तो नहीं होगा, ये कहीं मोमेंट से तो नहीं होगा, कहीं मोमेंट निकाल के करता हो कि भाई अगर यहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है, मोमेंट अभी पढ़ा ही नहीं है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस,
तो P इंटू में ये वाला फोर्स, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, अब ये हमें पता नहीं। ये वाला डिस्टेंस बनेगा कितना, ये हमें पता है नहीं। अगर मोमेंट वाला लगाऊं मैं फोर्स इंटू में डिस्टेंस, तो मोमेंट आ जाएगी। अब ये वाला डिस्टेंस में कैसे फाइंड आउट करूं? मोमेंट निकाल कर ही दिया है, मोमेंट निकाल से ही दिया हुआ है क्या? मोमेंट वाले से ही दिया होगा, है ना? नहीं नहीं, नन वन तो नहीं होगा, तो मोमेंट निकाल रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाला है? चलो फिर मोमेंट से दिया हुआ है, तो मोमेंट से दिया हुआ है ना, मैं समझ गया उसने कैसे किया हुआ है। तो मोमेंट वाला तो हम ना बाद में करेंगे, अभी मोमेंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं है तुम्हें, मोमेंट तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ना होल्ड पे रखते हैं, मुझे याद दिलवा देना। इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखते हैं, ठीक है? मुझे याद दिलवा देना, ठीक है? ठीक है। हाँ, मेरे ऑप्शन में सी दिया हुआ है इसका। मैंने तो सोचा, इतना दिमाग नहीं लगाया, मेरे दिमाग में ये रिजल्टेंट वाली बात तो आई नहीं, मेरे दिमाग में ये रिजल्टेंट वाली बात तो आई नहीं, ठीक है? अगर रिजल्टेंट जी पे है तो फिर मोमेंट्स निकालनी पड़ेगी, मोमेंट का सम 0 आएगा, और मोमेंट का सम अगर 0 निकालेंगे तो ये आना चाहिए। अरियंत में सी ही दिया है। चलो मैं देख के बताऊंगा, ठीक है? मैं देख के बताऊंगा इसको, ठीक है? इसको मैं देख के बताऊंगा तुम्हें। अब देखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, ये देख के बताऊंगा मैं, कोई बात नहीं। अगर इसके अंदर मोमेंट्स यूज हो रखी है, मोमेंट ही यूज होगी जहां तक मेरे को लगता है, तो फिर मोमेंट पढ़ानी है अभी मुझे आगे। पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है ये देखो। सी में 0 नहीं दिया ना, मेरे में तो ये जो मैंने लिखा हुआ है एकदम ऐसे का ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एकदम ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, करो मैं करवा दूंगा, ठीक है? वो मैं करवा दूंगा। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस देखो क्या कहता है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस भी यही कहता है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है, बस ये देख लो एक बारी। वो कहता है कि अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 3 फोर्स एक्ट नहीं कर रहे, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो एक यहाँ पे F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर मैंने माना कि एक तुम्हारा कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, F2 फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है? फिर मैंने बोल दिया कि F3 फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर मैंने बोल दिया कि F4 फोर्स एक्ट कर रहा है, मैंने बोल दिया कि F5 फोर्स एक्ट कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं, अगर इस तरह से बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और अगर इन सारे फोर्सेस को तुम एक पॉलीगॉन की साइड से रिप्रेजेंट कर दो, मान लो 5 फोर्स है, तो इन पांचों फोर्सेस को अगर तुम पेंटागन की साइड से रिप्रेजेंट कर दो, अगर तुम क्या कर दो, पेंटागन की साइड से रिप्रेजेंट कर दो, तो पेंटागन की साइड से रिप्रेजेंट करके अगर ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दो, देखो ऐसे, जैसे कि मान लो ये तो F1 फोर्स हो गया, अब वो वाला फोर्स ऐसे जा रहा है F2, तो F2 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये मानना तुम्हारा F2 हो गया। और फिर मान लो F3 इधर जा रहा है, F3 को ऐसे कर दिया, ये F3 हो गया। और फिर F4 को मान लो मैंने कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये F4 हो गया। और फिर F5 को कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो मैंने एक पेंटागन की साइड से, मैंने पेंटागन की साइड से क्या कर दिया, इन सारे फोर्सेस को ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल के लिए बात सेटिस्फाई करेगी, अगर ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल के लिए बात सेटिस्फाई करेगी, ठीक है अवंती, मैं देख लूंगा, ठीक है? चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ, मोमेंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, उससे आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनु, मोमेंट से मैं समझ गया, मोमेंट से होगा। मैं, तुमने जिस टाइम ये बोला कि सर जी से रिजल्टेंट पास करा, क्योंकि मैंने वो दिमाग में रखा ही नहीं, तुमने ये बताया जी से रिजल्टेंट पास करा, मैं उसी टाइम समझ गया था कि मोमेंट्स यूज करी होंगी उसने। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, अभी मोमेंट्स पढ़ेंगे जब करवा देंगे, मैं देख लूंगा। तो पहले इसको समझ लो जो आगे बता रहा हूं मैं। वो कह रहा है कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, जैसे ट्रायंगल की 3 साइड से हमने 3 फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे जरूरी नहीं है कि अगर तुमने 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल से रिप्रेजेंट कर दिया, पेंटागन से रिप्रेजेंट कर दिया, हेक्सागन से कर दिया, हेप्टागन से कर दिया, ऑक्टागन से कर दिया, तो भी ये सारे के सारे फोर्सेस किस में मिलेंगे तुम्हें, तो भी सारे के सारे फोर्सेस हमें किस में मिलेंगे, इक्विलेटरल
इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, तो भी हमें सारे के सारे फोर्सेस किस में मिलेंगे, इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। हालांकि ये इतना यूज नहीं होगा, ठीक है, देखेंगे नेहा, अगर हमारा पूरा सिलेबस हो गया तो नहीं होगी, अगर नहीं हुआ तो क्या पता हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी F1, F2, F3, F4 और F5 सारे के सारे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ आ गई बात, बोलो। अब देखो वो क्या कह रहा है, ये वाला रिजल्ट देखना तुम्हारे लिए जरूरी है, ये काफी क्वेश्चन में यूज हो रहा है। रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ concurrent forces acting at a point, forces acting at a point, ठीक है, ये देख लो, बिल्कुल हो जाएगा सिद्धार्थ, हो जाएगा हो जाएगा, मत चिंता करो। कह रहे हैं अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई ये तो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये तो तुम्हारी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये तुम्हारी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, वर्टिकल है, ये ओ पॉइंट है। यहां पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहां से मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, माना F1 फोर्स भी एक्ट कर रहा है, F2 फोर्स भी एक्ट कर रहा है, F3 फोर्स भी एक्ट कर रहा है इसी पॉइंट के ऊपर, F4 फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इन सारे फोर्सेस का हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और ये मैंने मान लिया कि जो F1 है वो तुम्हारा x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, F2 जो है वो θ2 बना रहा है, F3 बना रहा है θ3, F4 बना रहा है θ4, इस तरीके से। तो वो कहता है कि पहले इन सारे फोर्सेस का रिजोल्व पार्ट निकाल लो x एक्सिस के अलोंग, इन सारे फोर्सेस का रिजोल्व पार्ट निकाल लो x एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो जो F1 फोर्स है उसका x एक्सिस की तरफ रिजोल्व पार्ट कितना होगा, F1 cos θ1, है ना। रिजोल्व पार्ट याद होगा तुम्हें, मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, अगर मैं F1 का x एक्सिस के अबाउट रिजोल्व पार्ट निकालना चाहूं तो कितना बनेगा, F1 cos θ1। अगर मैं F2 का निकालना चाहूं x एक्सिस के अलोंग तो कितना होगा, F2 cos θ2। अगर मैं F3 का निकालना चाहूं तो F3 cos θ3। अगर मैं F4 का निकालना चाहूं तो कितना होगा, F4 cos θ4। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे फोर्सेस का पहले निकाल लेंगे क्या, रिजोल्व पार्ट किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के लोग। अच्छा, मैंने ये भी मान लिया कि इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, थैंक यू नितिन, इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मान लो मैंने ये बोल दिया आर, इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आया वो कहीं भी आया, मैंने मान लिया आर। मेरे को ये आर ही फाइंड आउट करना है, मेरे को क्या करना है, ये आर ही फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, आर फाइंड आउट करने का मतलब कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता लगनी चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों की दोनों पता लगनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि आर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना दिया, थीटा बना दिया, जो रिजल्टेंट था। तो सबसे पहले ये बताओ कि जो रिजल्टेंट आर है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व पार्ट कितना होगा। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आर का एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व पार्ट कितना होगा। सबसे पहले तो ये बताओ आर का एक्स एक्सिस के अबाउट रिजोल्व पार्ट कितना होगा, बोलो। आर का एक्स एक्सिस के अबाउट रिजोल्व पार्ट कितना होगा ये बताओ सबसे पहले तो।
तो रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ एक्स ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा? आर कोस थीटा। वेरी गुड रवि। कितना होगा? आर कोस थीटा। और ये बना किससे होगा? बिल्कुल आदर्श। ये जो आर कोस थीटा है ये बना किससे होगा? ये बना होगा तुम्हारा किससे? सारे के सारे फोर्सेस का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बनेंगे, सारे के सारे फोर्सेस का F1 F2 F3 F4, इन सारे के सारे फोर्सेस का जो कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, उन्हीं सब से मिलके तो आर कोस थीटा बना होगा, है ना। तो आर कोस थीटा अगर मैं देखूं तो F1 का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा F1 कोस थीटा 1, F2 के अलोंग जो F2 का जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग F2 कोस थीटा 2, F3 कोस थीटा 3, ऐसे चल चल के जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे के सारे जुड़ के आर कोस थीटा को बना देंगे। सिमिलरली रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा रिजोल्व्ड पार्ट? अगर पूछू तो वो हो जाएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा कितना बनेगा? वो भी F1 का वाई एक्सिस के अलोंग, तो F1 साइन थीटा 1, F2 साइन थीटा 2, F3 साइन थीटा 3, इस तरह चलता जाएगा। जितने भी फोर्सेस होंगे सारे आ जाएंगे। अब मेरे को एक्स एक्सिस वाला रिजोल्व्ड पार्ट पता लग गया, वाई एक्सिस वाला रिजोल्व्ड पार्ट पता लग गया, तो अब कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब तो काम हो गया। तो मान लो इसको मैंने क्या बोल दिया, जो ये रिजोल्व्ड पार्ट निकल के आया, इस पूरे रिजोल्व्ड पार्ट को मैंने कैपिटल एक्स बोल दिया, इस पूरे रिजोल्व्ड पार्ट को मैंने क्या बोल दिया? कैपिटल वाई बोल दिया। ऊपर वाले को बोल दिया कैपिटल एक्स, नीचे वाले को बोल दिया कैपिटल वाई। ठीक है। अब यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को। यहां से क्या करनी है? आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों का स्क्वायर कर दूंगा और जोड़ दूंगा। मैं क्या वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लूंगा। एक्स स्क्वायर कितना होएगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? 1, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आ जाएगा आर का मैग्नीट्यूड, ये तो आ जाएगा तुम्हारा आर का मैग्नीट्यूड। तो सारे के सारे फोर्सेस का क्या कर लेना है? रिजोल्व्ड पार्ट निकाल लेना है एक्स के अबाउट, उनको जोड़ देना है। ठीक है। और फिर उससे बन जाएगा x, और सिमिलरली फिर उससे क्या बन जाएगा? y बन जाएगा। ठीक है। और फिर उनका क्या कर देंगे? स्क्वायर लेके रूट कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा ये तो हो जाएगा तुम्हारा r का मैग्नीट्यूड। अब r की डायरेक्शन भी बतानी है क्या होगी, मतलब ये जो थीटा एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, ये एंगल कितना बनेगा? अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करवा दूं, y बाई एक्स निकाल दूं, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा? r साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा। आर से आर कट जाएगा। ठीक है। तो तुम्हारा ये कितना बन जाएगा? टेन थीटा। तो यहां से थीटा निकल के आ जाएगा तुम्हारा कितना? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहां से निकल के आ जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? डायरेक्शन कि जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी डायरेक्शन बनाएगा, ये भी पता लग जाएगा। ठीक है। जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो भी तुम्हें पता लग जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गई बात? बोलो। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन को अप्रोच करना। देखो इस पे भी मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन देखा था। देखो चीजों को ना ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन ना तुम्हें समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि जो रट लिया वो आ जाएगा। स्टैटिक्स का क्वेश्चन कंसेप्ट से होगा। नितिन ये घटना चक्र वाली बुक से कर लो ना प्रैक्टिस,
इसी से कर रहे हैं प्रैक्टिस सारे बच्चे। देखो ये क्वेश्चन देखो, बस इसकी मेरे ख्याल से कल और परसों की क्लास होगी, 2 क्लास खूब जोर मार के होगी तनु। बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी बचता है अब तुम्हारा, और कुछ नहीं बचता है। देखो क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, द डायरेक्शन ऑफ 3 forces 1 Newton, 2 Newton and 3 Newton acting at a point 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton acting at a point T, acting at a point R parallel to the sides of equilateral triangle, are parallel to the sides of equilateral triangle taken in order. Find their resultant. Find magnitude of resultant. मैं ही करवा देता हूं, समय खत्म होने वाला है, मैं ही करवा देता हूं, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम डायनेमिक्स। तो ए कह रहा है रिजल्टेंट 0 होगा, बी कह रहा है कि रिजल्टेंट √3/2 न्यूटन होगा, सी कह रहा है कि 3/2 न्यूटन होगा, डी कह रहा है कि √3 न्यूटन होगा, ठीक है। देखो, थैंक यू सुरभि। देखो, हाँ अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड्स के अलोंग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीनों साइड्स के अलोंग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। माना ये वाला जो फोर्स है ये तो है तुम्हारा 1 न्यूटन, ये वाला फोर्स है तुम्हारा 2 न्यूटन, तीनों ऑर्डर में है ना, टेकन इन ऑर्डर। और जो तीसरे वाला फोर्स है वो क्या है तुम्हारा 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन मान लिया, ठीक है। ये क्या मान लिया हमने, 3 न्यूटन मान लिया। तो अब हमसे इसका क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो निकाले रिजल्टेंट। देखो, अच्छा ये सही तो बनाया है ना ऑर्डर मैंने एकदम, हाँ तीनों ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर कोस थीटा, जो एक्स कंपोनेंट है वो निकालेंगे। यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। तो जो पहले वाला फोर्स है ये वाला, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बताओ। अगर मैं इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना चाहूं तो कितना बना रहा है बताओ। अगर मैं इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना चाहूं जो 1 न्यूटन का है, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 नहीं है, सॉरी 60 नहीं है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा 120 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री। 1 न्यूटन का कितना एंगल बन रहा है 120 डिग्री। तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 cos 120 डिग्री, ठीक है। अगर 2 के साथ देखूं तो 2 के साथ, तो जो 2 है वो कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है तुम्हारा 60 डिग्री। वो कितना बना रहा है 2 cos 60 डिग्री। और जो 3 वाला है, जो 3 वाला है, 3 वाला कितना बना रहा है, 3 वाला तो हॉरिजेंटल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये हो जाएगा 3 cos 0 डिग्री। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 cos 0 डिग्री। आ रही है बात समझ में, ये बना रहा है तुम्हारा 3 cos 0 डिग्री। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा एक्स कंपोनेंट। cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/2 और ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। तो ये तो आ गया तुम्हारा x,
ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 7/2। ये तो एक आ गया x। सिमिलरली y निकाल देंगे, y निकाल देंगे। 120 क्यों लिया, कौन से वाला 120? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं ना मीनू, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस उधर जाती है ना, एक्स एक्सिस उधर जाती है, तो उसके साथ एंगल देखना है तो उधर वाला देखना पड़ेगा। ठीक है मीनू, उधर वाला एंगल देखना पड़ेगा। तो ये तो आ गया x। y निकालो, y इनका ही क्या ले लेंगे, इन सारे एंगल्स का साइन ले लेंगे, इन सारे एंगल्स का साइन ले लेंगे। तो 1 साइन 120 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री और 3 साइन 0 डिग्री, 3 साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा y साइन 120 डिग्री कितना होगा, √3/2, और साइन 60 डिग्री भी कितना होगा, √3/2 ही होगा। तो 2 इंटू में √3/2 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3√3/2। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3√3/2। ठीक है, 5/2 क्यों आएगा, 5/2 क्यों आएगा? साई डायरेक्शन देख तो ली, क्या दिक्कत थी डायरेक्शन में, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है? अच्छा अच्छा, -1/2 है। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये -1/2 है, अब समझ गया, अब समझ गया। ठीक है ठीक है। तो r कितना हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट में x² प्लस y²। तो x² करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का ही आएगा ना। हाँ, तो 25/4 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, है ना, 9 3 27/4। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, अंडर रूट में 52/4। तो ये तो कुछ और ही आ गया यार हमारा, ये तो अंडर रूट 13 आ गया, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा। हाँ सही तो था। अरे यार ये वाला 1 था, इसकी वजह से ही मैंने 1 लिखा था यार। तुम मेरे को ना कंफ्यूज करवा देते हो, तुम मेरे को कंफ्यूज करवा देते हो। प्लस का 7/2 ही है। तो ये तो x² करेंगे तो 49/4 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 27/4 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में कितना आ गया तुम्हारा, 49 + 27, ये आ गया 76/4। अब क्या तीर लग जाएगा, अब भी नहीं आया आंसर। तो अब क्या तीर लग जाएगा, अभी भी नहीं आया सही, अभी भी नहीं आया सही। अभी भी नहीं आया भाई सही। ये तो √19 आ रहा है। इसने आंसर कितना दिया है, √3/2। इसने क्या किया भाई, मेरे तो समझ से बाहर है। इसने जो थे ये, इसने डायरेक्शन अलग घुमा दी। इसने क्या कर दी, डायरेक्शन उल्टी घुमा दी। तो अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो क्या दिक्कत है डायरेक्शन में? इसका एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आया। इसका एक्स एक्सिस के इसका एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई कंपोनेंट आया ही नहीं। इसने क्या किया हुआ है, उल्टे घुमाए हुए हैं। इसको ऐसे लिया हुआ है, इसको तो ऐसे लिया हुआ है, इसको ऐसे लिया हुआ है, और इसको ऐसे लिया हुआ है। इसने तो इस तरह से लिया हुआ है। ठीक है, इसने तो ऐसे घुमाए हुए हैं ये। तो ऐसे घुमाने से क्या, ऐसे क्यों घुमाऊं भाई मैं, मेरा तो ऐसे घुमाने का मतलब है, उसमें क्या दिक्कत है? हैं? अब तुम्हारी बुक में आंसर चेक करो कितना है। सर ऐसे कविता क्या कह रही है, सर एंगल y एक्सिस के अलोंग तो अलग नहीं लेंगे। नहीं नहीं, वो तो वही होता है, वो तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। वो तो एंगल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और तो क्या है, अगर मैं इसका y एक्सिस के साथ देखूंगा तो 0 आएगा, इसका y एक्सिस के साथ देखूंगा तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 30। भाई हो भी सकता है यार y एक्सिस के साथ अलग से देखना पड़े। इसका y एक्सिस के साथ देखेंगे तो ये वाला एंगल 30 बनेगा। हो भी सकता है भाई, हो भी सकता है, हो भी सकता है। न्यू बुक में डी ऑप्शन है, मतलब √3 गिवन है। हमारा तो √76 आ रहा है, मतलब √19 आ रहा है। हो भी सकता है भाई, करें
जरा एक बार वर्टिकल कंपोनेंट दोबारा ले, वर्टिकल कंपोनेंट लेके देखते हैं दोबारा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट लो जरा, हमने इसके साइन बना दिए ना। अब वर्टिकल में तो यार वो ही लेना होता है, क्योंकि जो ये बना है एकदम उसका वर्टिकल यही बनता है, वर्टिकल, ठीक है। आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से क्या है, पैरेलल है। निकिता कह रही है 120 डिग्री क्लॉकवाइज में, 120 डिग्री क्लॉकवाइज में ही तो लिया है भाई। एक फोर्स तो मैंने ले लिया ऐसे, एक फोर्स ले लिया मैंने ऐसे, एक फोर्स ले लिया मैंने ऐसे, ये 3 फोर्स माने हैं मैंने, ठीक है। ये वाला फोर्स मैंने बोल दिया 3 न्यूटन, ये वाला फोर्स बोल दिया मैंने कितना न्यूटन, 1 न्यूटन, और ये वाला फोर्स बोल दिया मैंने 2 न्यूटन। तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, 120 डिग्री। ये वाला फोर्स इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया, तो ये वाला एंगल भी बन गया 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 120 डिग्री हो गया। तो मैंने गलत क्या किया, मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक किया है, मैंने तो इस हिसाब से ठीक किया है। टाइम हो गया, चलो ये देखूंगा मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो यार मैं श्योर था, ये तो गलत बात है इसकी, ये तो इसकी गलत बात है, तो बकवास कर दी इसने। चलो देख के आऊंगा मैं इसको, होमवर्क करूंगा। नहीं भाई दीपक, ठीक है, चलो कल मिलते हैं। घटना चक्कर में जो मेरे पास बुक है उसके अंदर ये दिया हुआ है तुम्हारा 362 पे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है रिंकू। चलो कल देखते हैं, अब और करेंगे, ठीक है। देख के आऊंगा, तुम भी देख के आना। उसने ये वाली उल्टी डायरेक्शन क्यों घुमाई, इसका लॉजिक देखते हैं, ठीक है। चलो सर हमने एंगल्स गलत ले लिए। 2n को दोबारा देखिए पॉजिटिव के साथ, 2n को वापस से देखूं। हाँ यार ये बात तुम सही कह रहे हो, ये बात तुम सही कह रहे हो। अगर मैं इसका एंगल देखूंगा एक्स एक्सिस के साथ, तो वैसे तो ये वाला एंगल बनना चाहिए ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बनना चाहिए 2 न्यूटन का। जो 2 न्यूटन वाला फोर्स है उसका जो एंगल बनना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, वो ये बनना चाहिए। बात तो ठीक है, तो ये वाला एंगल आना चाहिए, बात तो ठीक है। ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा। इस वाले एंगल को ना 2 न्यूटन वाले को 120 लेके देखना, तुम इसको 120 डिग्री लेके देखना, ठीक है। फिर देखना, कल दोबारा करेंगे, कल आते ही करेंगे इस क्वेश्चन को, कल इस क्वेश्चन को आते ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, बुक के हिसाब से नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलो तो अब तो टाइम हो गया, धन्यवाद, बाय, गुड डे। मेरे को उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। खुश रहो, खुश रखो लोगों को। अब मिलेंगे हम कल, बाय, सी यू।